Good morning, class 8. Students, in the previous class we have completed chapter number 4, and in this class we are going to start chapter number 5, When People Rebel 1857 and After. So इस चैप्टर के साथ हम लोग जो प्रीवियस हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी थी उसका एक रिकैप हो जाएगा ना। 1857 रिवोल्ट हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, बट उसकी अगर स्टार्टिंग या फिर अगर हम पहला कदम बोले, एक पहला बड़ा कदम, तो वो पहला कदम था 1857 रिवोल्ट। अगर कुछ रीजंस नहीं होते तो हमें आज़ादी इस साल में ही मिल जाती ब्रिटिशर्स से, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, दैट वी विल डिस्कस। सो ये जो चैप्टर है ये बहुत हद तक हमारे चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। So let's start with the introductory part of this chapter. So first point is policies and the people. In the previous chapters you looked at the policies of East India Company and the effect they had and on different people. अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आई थी, बट धीरे धीरे उसने अपनी चालाकियों से क्या किया, डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश करने लगी। एक एक एरिया को अपने अंडर में लेना शुरू किया। भले ही उसकी पोर्चुगीज़ एंड फ्रेंच जो कंपनीज़ थी वो विद्रोही थी या फिर उनके विरोध में थी, उनके साथ साथ वो कंपनीज़ भी इंडिया में ट्रेड करने आई थी। पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ही चालाकपूर्ण तरीके से इंडिया में आकर इंडिया को अपने अंडर में ले लिया था, इन्फ्लुएंस करके या फिर बहुत सारी पॉलिसीज़ को अपना के, जो कि हम लोग फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी चैप्टर के अंदर देख चुके हैं। किंग्स, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल सोल्जर्स वर ऑल अफेक्टेड इन डिफरेंट वेज। हर कोई अफेक्टेड हुआ, कोई अछूता नहीं रहा। जैसे किंग्स, क्वींस हो गए, उनके राज्यों पर अधिकार कर रहे हैं। पीजेंट्स की जो लैंड है उस पर ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ वो लोग कल्टिवेट करवा रहे हैं, जिससे उनकी लैंड सरफेस एरिया इनफर्टाइल हो रही है। सब कुछ हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में देख चुके हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से सभी लोग किसी न किसी तरीके से अफेक्टेड हुए ही हैं। You have also seen how people resist policies and actions that harms their interests or go against their sentiments. ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ अपनाई गई थी ब्रिटिशर्स के ज़रिए, जिसकी वजह से सबके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे। जैसे 1857 रिवोल्ट की अगर मैं एक शॉर्ट ब्रीफ दे दूँ तो एक गन थी जिसे इनफील्ड राइफल बोला जाता है। तो उसे यूज़ कैसे किया जाता था, उसके मुंह से पहले एक निकालनी पड़ती थी एक चीज़, जो कि काउ एंड पिग की हम बोले मीट से बनती थी। तो जो काउ है वो हमारे रिलीजन में उसे बहुत अपर माना जाता है, तो उसका जो मीट है उसे हम कंज्यूम नहीं करते, तो हमारे सेंटिमेंट्स वहीं हर्ट हो रहे हैं। हिंदुइज्म को ज़्यादा वो लोग फॉलो नहीं करवाते थे, वो लोग क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देते थे, तो हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते थे ब्रिटिशर्स जिससे बहुत लोग इफ़ेक्टेड हुए। ट्राइबल्स के साथ क्या किया उन्होंने वो हम लोग पिछले चैप्टर में देख ही चुके हैं। नाउ नवाब्स लूज देयर पावर, ये सभी चीज़ें हम लोग चैप्टर नंबर 2 में देख चुके हैं। किन किन पॉलिसीज़ की वजह से नवाब जो थे अपनी पावर को धीरे धीरे खोते जा रहे थे, लूज़ करते जा रहे थे, और ये सारी पावर्स किसके हाथ में जा रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सिंस द मिड 18th century नवाब्स एंड राजाज हैड सीन देयर पावर एरोड, हाथों से जाती जा रही है उनकी पावर। They had gradually lost their authority and honor. धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करी, उनके राज्य में सबसे पहले तो इंटरफेयर करना शुरू कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इंटरफेरेंस करने के साथ साथ जब बढ़ता ही जा रहा है, वो उनके एरियाज़ को ऑक्यूपाई कर रही है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, उनके सम्मान को एक तरीके से ठेस पहुँचाती है। उनकी जो अथॉरिटी है, उनकी जो पावर है, उसको हिला रही थी। रेजिडेंट्स हैड बीन स्टेशन in many courts, the freedom of the rulers reduced, their armed forces disbanded, and their revenues and territories taken away by states.
एक साथ नहीं लिया जा रहा है, स्टेज 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 स्टेज, मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी अगर हम बात करें, ऊपर पहुंचना हो डायरेक्ट तो हम कूद के पहुंच नहीं सकते, हम लोग स्टेजेस मीन स्टेयर्स की हेल्प लेंगे। तो स्टेयर्स स्टेज स्टेज के ज़रिए उनके एरियाज़ को अपने अंडर में किया जा रहा था। बहुत ही क्लेवर तरीके से उनकी फ्रीडम को पहले धीरे धीरे करके छीन लिया। उनकी आर्मीज़ पर उनका अधिकार था, वो भी धीरे धीरे अपने अंडर में कर ली। और उनके रेवेन्यूज़, जो टैक्स कलेक्शन था, वो टैक्स कलेक्शन को भी अपने अंडर में करना शुरू किया धीरे धीरे। बाद में ऐसा पता चला कि सारी की सारी जो पावर थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में धीरे धीरे करके चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। Many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interest. अब पता तो चल रहा है कि आप कर रहे हो कुछ, बट फिर भी बहुत सारे रूलिंग जो किंग्स थे, क्वींस थी, उन्होंने चाहा कि ना आपका ना मेरा, आप अपनी जगह करो, मैं अपनी जगह से, तो नेगोशिएट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर नाम लिया जा रहा है रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई से हम लोग चैप्टर नंबर 2 डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी थी उसको एक बार रिकॉल करेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी के अंदर क्या दिया गया है, एक बार मैं आपको उस पेज के इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी कब आई थी, किस जो हमारे यहाँ पर ऑन द पेज नंबर 19 डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी है वो हमें क्या बताती है। ये पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी के अंदर में आई थी। वो गवर्नर जनरल थे 1848 टू 1856। गवर्नर जनरल होते हुए उन्होंने इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया। इस पॉलिसी के अंदर इंडियन रूलर है, अगर उसके कोई बेटा उत्तराधिकारी जैसे हम बोलेंगे वो नहीं होता है तो उसकी जो किंगडम है, उसका किंगडम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाएगा। अगर आपका इंडियन रूलर बिना किसी मेल हायर के, मतलब बिना अपने उनके उत्तराधिकारी नहीं है, और अगर उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, तो उसका किंगडम, उसकी किंगडम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला जाएगा। यहाँ पर अडॉप्शन का कोई जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो नहीं किया जाता था। तो जैसे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, ये सारे जो टेरिटरीज है ना, वो इसी पॉलिसी के वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गए थे। तो हम लोगों ने ये देखा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी, गवर्नर जनरल, टाइम पीरियड, एंड इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड था कि आपके अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है और राजा की डेथ हो जाती है तो वो एरिया ब्रिटिश इंडिया कंपनी अपने अंडर में ले लेगी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो जाती है। जैसे 1 GB डाटा मिलता है, 1.5 GB डाटा मिलता है। 1.5 GB डाटा अगर हम एक दिन में यूज़ कर लेते हैं तो ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आज हमने 700 MB यूज़ कर लिए, बाकी के MB हमें कल मिल जाएंगे, वो लैप्स हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं, आज के आज ही यूज़ करना है। तो इसी तरीके से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, अगर राजा की डेथ हो जाती है विदाउट एनी मेल हायर, तो उसकी जो टेरिटरी है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अंडर में ले लेगी। तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का नाम इसीलिए लिया गया है कि वो अपने एरिया को, अपने टेरिटरी को बचाना चाहती थी कंपनी से। उन्होंने एक सन को अडॉप्ट कर लिया कि अब भाई मेरा एक बेटा है, आप मेरे एरिया को नहीं ले सकते, पर फिर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी बातों को नहीं माना और फिर उसके बाद रिवोल्ट हुआ था। रिवोल्ट एक तरीके से हम बोले उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लड़ाई हुई थी, सारी चीज़ें एक साथ इसी टाइम पीरियड के अंदर हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी wanted the company to recognize her adopted son as the heir to the kingdom after the death of her husband। उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो चाहती थी कि अब वो जो उत्तराधिकारी है वो उनका जो अडॉप्टेड सन है उसे ही माना जाए। नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा सेकंड, पेशवा बाजीराव सेकंड, पेशवा बाजीराव सेकंड के जो पुत्र थे, अडॉप्टेड सन थे नाना साहेब, उनको भी उत्तराधिकारी नहीं माना गया था। उन्हें एक सैलरी दी जाती थी। pleaded that he be given his father's pension when he latter died। उनकी डेथ हो जाने के बाद आपको एक पेंशन दे दी जाएगी पर आप उत्तराधिकारी नहीं माने जाएंगे। However, the company confident of its superiority and military power, मतलब वो अपनी जो पावर है वो किसी भी हालात में अपने हाथों से निकलने नहीं देना चाहती। सारी की सारी मिलिट्री पावर एंड अगर हम सुपीरियरिटी मतलब वर्चस्व मेरा ही रहे, कंपनी का ये मानना था। टर्न डाउन दीज प्लीज।
अवध, सिराजुद्दौला से याद रखेंगे हम लोग। अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्सेड। अवध एक लास्ट ऐसी हम टेरिटरीज बोल सकते हैं जिससे उन्होंने अपने अंडर में करने में कामयाब हो चुके थे। इन 1801 अ सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज ऑन अवध। अब सब्सिडरी अलायंस को भी हम लोग चैप्टर नंबर 2 से रिकॉल करेंगे कि सब्सिडरी अलायंस होता क्या था। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू पेज नंबर 15 के ये लास्ट पैराग्राफ में सब्सिडरी अलायंस के बारे में लिखा गया है। सो सब्सिडरी अलायंस से हम लोग ये देखेंगे, दे ट्राई टू डिसाइड हु वांटेड टू सक्सेसर। एक बार इस पैराग्राफ को हम लोग डिटेल में देखते हैं। बैटल ऑफ बक्सर चल रहा है 1764। द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स टू इंडियन स्टेट्स। इंडियन स्टेट्स पर कंपनी अपने एक तरीके से लोग रख देती है। दे वर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स एंड देयर जॉब्स वॉज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। उन्हें इन लोगों से मतलब एक तरीके से वो जरिया थे कंपनी और जो टेरिटरी है उसके अंदर में। तो उनका काम क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किसका करवाना है, टेरिटरी से ज़्यादा कंपनी का फ़ायदा करवाना है। थ्रू द रेजिडेंट्स द कंपनी ऑफिशियल बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स। अब आपने अपॉइंट तो कर दिया ब्रिटिशर्स ने अपना आदमी, उसका काम क्या था, धीरे धीरे इंटरफेयर करना शुरू कर दिया उसने राजा के कामकाज के अंदर। दे ट्राई टू डिसाइड हु वॉज टू बी सक्सेसर टू द थ्रोन। वो ये डिसाइड करने लगे कौन नेक्स्ट राजा बनेगा, कौन गद्दी पे बैठेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट किसे मिलनी चाहिए। उसके बाद कंपनी ने सब्सिडरी अलायंस डाल दिया। सब्सिडरी अलायंस में क्या है, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस। सब्सिडरी अलायंस के अंदर आपको अपनी आज़ाद आर्मी रखने की परमिशन नहीं थी। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, मतलब हम ब्रिटिशर्स आपकी रक्षा करेंगे। अगर बाहरी आक्रमण होता है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी रक्षा करेगा। आप कोई फ्री आर्मी नहीं रख सकते हो, बट आपको ये जो सर्विस है वो फ्री नहीं मिलेगी, आपको इस सर्विस के लिए पे करना पड़ेगा। यू हैव टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेज दैट द कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोटेक्शन। आपकी प्रोटेक्शन हम करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, कोई आपको मतलब बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, पर आपको इसके लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। अब ऐसा होता था कि बहुत सारे इंडियन रूलर्स जो हैं उस पेमेंट को पे करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते थे, क्योंकि बहुत सारे रीज़न है, जैसे टैक्स नहीं हुआ या फिर इतनी ज़्यादा फोर्सेस है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो धीरे धीरे कंपनी क्या करी है, उसने ज़बरदस्ती या फिर उन लोगों को अपने बातों में फंसा के सब्सिडरी अलायंस साइन करवा लिया। ठीक है, अब उस सब्सिडरी अलायंस में उन्होंने अपनी आर्मी को रख दिया। अब उनकी आर्मी ऑफिशियल एक तरीके से जब घुस गया उनमें तो इंटरफेयर करना शुरू करने लग जाएगा। अब आप जब उनको पैसे पे नहीं कर पा रहे हो तो पेनल्टी के तौर पे अपना राज्य किसको दे दो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दो। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से सब्सिडरी अलायंस के जरिए पहले तो वो अंदर घुसे और अंदर घुस के उन्होंने उनकी टेरिटरी को ही अपने अंडर में कर लिया। इसी तरीके से अवध को भी लिया गया था सब्सिडरी अलायंस के जरिए। एंड इन 1856 नाउ बैक टू चैप्टर नंबर 5 एंड इन 1856 इट वॉज टेकन ओवर। गवर्नर जनरल डलहौसी डिक्लेयर्ड दैट द टेरिटरी वॉज बीइंग मिसगवर्न। मतलब डलहौसी बोल रहे हैं कि जो अवध के राजा हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, मिसगवर्न, अच्छे से काम न करने की वजह से हम उनकी टेरिटरी को अपने अंडर कर लेते हैं। ब्रिटिश रूल वॉज नीडेड, मतलब हमारा रूल ज़रूरी है प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। द कंपनी इवन बिगिन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। मुगल डायनेस्टी 1526 में उसकी एंट्री हो चुकी थी इंडिया में। फर्स्ट रूलर बाबर थे, लास्ट रूलर अगर हम बोले तो बहादुर शाह जफर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरीके से मुगल डायनेस्टी को भी एंड में ले आई थी। द नेम ऑफ द मुगल किंग वॉज रिमूव फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड टू द कंपनी। जो सिक्के थे उन पर उनके नाम छपे होते थे उसको बिल्कुल एक तरीके से इरेडिकेट रिमूव कर दिया गया। इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौसी अनाउंस्ड दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी अनाउंस करते हैं कि लास्ट रूलर जो बहादुर शाह जफर हैं वो लास्ट रूलर हैं। उनकी डेथ के बाद जो द फैमिली ऑफ द किंग वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट एंड गिवन अनदर प्लेस इन दिल्ली टू रिसाइड इन। जो रेड फोर्ट है, जो आप लाल किले में जो उनकी फैमिली रह रही है, जब बहादुर शाह जफर की डेथ हो जाएगी उसके बाद उनकी फैमिली को कहीं बाहर शिफ्ट करा जाएगा और वो लोग बाहर ही रहेंगे।
इन 1856, इससे एक साल पहले की बात हो रही है, गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग। मतलब उनके बेटे तो हैं, बहादुर शाह जफर के बेटे हैं, अगर ये अगर ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी ये डिक्लेयर नहीं करती ना, तो हम और आगे तक पढ़ते जाते, हो सकता है आज तक भी देखते जाते डायनेस्टी के रूलर्स, पर इन लोगों ने डिसाइड किया था यही है बहादुर शाह जफर जो लास्ट रूलर है ना, यही मुगल डायनेस्टी के लास्ट रूलर रहेंगे, उसके बाद कोई रूलर वगैरह नहीं रहेंगे, लास्ट मुगल किंग। एंड आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के बाद नन ऑफ दिस डिसिडेंट्स वुड बी रिकॉग्नाइज एज किंग्स, दे वुड बी जस्ट कॉल्ड प्रिंसेस। अब उनके बाद जो उनके बेटे हैं वो ऐसा नहीं है कि वो नेक्स्ट रूलर बनेंगे, उन्हें राजा बोला जाएगा, कुछ नहीं, उन्हें सिर्फ प्रिंसेस बोला जाएगा एंड वो किंग का दर्जा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अब इस पॉइंट के जरिए हमने ये देखा कि नवाब्स हैं, किंग्स हैं, धीरे धीरे उन्होंने अपनी पावर्स जो है किसके हाथों में दे दी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में दे दी थी। इस पॉइंट के जरिए हमने ये भी देखा कि जो गवर्नर जनरल्स हैं उन्होंने बहादुर शाह जफर को लास्ट मुगल रूलर डिक्लेयर कर दिया था, उसके बाद कोई भी किंग की पदवी नहीं दी जाएगी। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द पीजेंट्स एंड द सिपोइस। थैंक यू।